Students, this is my 15th lecture of chapter Some Basic Concepts of Chemistry of +1 class. +1 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ही देखने में इतना बड़ा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या कुछ है, एंड रियली आई मीन इट. ये चैप्टर समझ में आ गया तो सारी केमिस्ट्री समझ में आ जाती है. और ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही जनरल चैप्टर है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए. तो उसको डेवलप करने के लिए हम आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा दे रहे हैं. एंड रिमेंबर, मैं अपने सभी लेक्चर्स में एनसीईआरटी को भी बेस मान रहा हूँ. तो उसकी प्रॉब्लम्स करने से ही जो ब्रेन की जो स्क्रीनिंग है, जो डेवलपमेंट है, वो होनी शुरू हो जाती है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. माय फर्स्ट प्रॉब्लम इज how many moles of electrons are present in 1 gram of electrons, and also find the charge on 1 mole of electrons. Now again, surprising thing, how many moles of electrons are present in 1 gram of electrons. moles कह लीजिए या number of electrons कह लीजिए. अब सवाल ये है करना कैसे है. मुझे मोल, क्या पर्पस है सम को करने का? पर्पस इज आपको मोल से इंट्रोड्यूस करवाने का कि क्या मोल दिमाग में बैठ गया है या नहीं. एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 होता है. सो बार बार हम वो बात कर रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23. इसको सी, ये मैं अपने बिगनिंग में बतला चुका हूं, पर दोबारा बतलाने का पर्पस ये है कि इसको दिमाग में बिठाना है. अब जरा देखिए, एक मोल एक्चुअली कितना बड़ा नंबर है. जब कोई नंबर इतना बड़ा यूज किया जा रहा है तो ये किस बात का एहसास दिलवाता है कि पहली बात, ये हम मोल कंसेप्ट अप्लाई किसको कर रहे हैं? हम मोल कंसेप्ट अप्लाई करते हैं माइक्रोस्कोपिक things like atoms, molecules, electrons, protons, जो बहुत ही छोटी हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं. तो जो बड़ी चीजें होती हैं उनके लिए इतना बड़ा नंबर जनरली नहीं अप्लाई किया जाता, बिकॉज वी कैन काउंट देम. सो just try to understand the importance of mole concept. This Avogadro number we are applying to atoms, electrons, protons, molecules. Why? Because हम ये एहसास करना चाहते हैं कि एक एटम या मॉलिक्यूल कितना छोटा है. तो एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर. तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स हमारी इसी बात के ऊपर टिकी हुई हैं कि हम एहसास कर सकें कि ये नंबर बहुत बड़ा है और एटम या मॉलिक्यूल कितना छोटा है. अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन की सेंस में समझा रहा हूं कि मेरे पास 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, डू वी नो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? ठीक है ना. अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होगा तो बात बनेगी. चलिए, ये याद करने वाली बात नहीं, ये पता होनी चाहिए या गिवन होगी. ओके, डोंट क्रैम दिस वैल्यू. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. ये मुझे याद हुई है. ओके, और 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम्स. इसका मतलब जस्ट इमेजिन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. इसको फील कीजिए, 10⁻31 किलोग्राम.
So this is 0.0000000000000000000 something. Is that clear? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कम है, 10⁻⁻31 किलोग्राम की रेंज में है वैल्यू. सो जब ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो आप ये नहीं कहेंगे इतना मास है, मींस 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम है, then that mass represents 1 electron. फाइन. और इतने मास का एक इलेक्ट्रॉन है. और अगर आपके पास 10⁻³ किलोग्राम मास होगा तो 1 ग्राम मीन्स 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं. 1 ग्राम में कितने किलोग्राम्स हो गए? 1/1000. 10⁻³ किलोग्राम इन 1 ग्राम्स. तो जनरली बच्चों की यहाँ बेसिक्स वीक नहीं होते, उनकी रिहर्सल नहीं हुई होती, उनकी जो ट्रेनिंग है इस वजह से नहीं हुई होती, इसीलिए इन बातों को धीरे धीरे ही सीखना पड़ता है. तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. ओके, ये यूनिट कन्वर्जन है. हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाते हैं. तो 1 ग्राम कितने किलोग्राम हो गया? डिवाइडेड बाय 1000. सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम. ये ग्राम इधर ले गया, 1000 नीचे ले गया ना, तो 10⁻³ किलोग्राम हो गया. तो 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम मास है, तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग 1 इलेक्ट्रॉन. 1 किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/9.1 into 10⁻31. एंड अगर 10⁻³ किलोग्राम है, दैट इज 1 ग्राम. ओके, तो 10⁻³ किलोग्राम का क्या मतलब हो गया? 10⁻³ divided by 9.1 into 10⁻31. This is representing 1.098 into 10⁻27 electrons. Now just realize, answer is 1.098 into 10⁻27 electrons. प्लीज ज्यादा कुछ मत करिए, बस इस नंबर को काउंट करने की कोशिश कीजिए. यू विल एनालाइज कि कितना बड़ा नंबर है, जिसका दूसरा मीनिंग क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है. सो इफ दिस सम इज डन, जस्ट रियलाइज दैट हाउ स्मॉल इज द इलेक्ट्रॉन. Is it clear? So the number of electrons in 1 gram or 10⁻³ kilogram is this much, 1.098 into 10⁻27 electrons. Now I want to find number of moles of electrons. Okay, इसको वैसे extend कर दिया, number of moles of electrons. तो एवोगैड्रो नंबर जिसमें उसको 1 मोल कहते हैं, and I want to know number of moles of this number. तो क्या करें? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए. मोल का फॉर्मूला क्या है? गिवन नंबर ओवर एवोगैड्रो नंबर. ये नंबर है, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया, यू विल गेट 1823.31 मोल. 1823.31 मोल. इज दैट क्लियर कि 1 ग्राम और 10⁻³ किलोग्राम में 1823.31 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये कई बार ऑब्जेक्टिव सम कंपटीशन में आ चुका है. ओके, कंसेप्ट वही रहेगा. नेक्स्ट टाइम ये हो सकता है 1 ग्राम प्रोटॉन में पूछ लें कितने प्रोटॉन्स आते हैं या मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स आते हैं. सो दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन. वेरी गुड क्वेश्चन. सो पर्पस कुछ भी नहीं है, ऐसे कितने सारे सम्स हम देते हैं, बस अल्टीमेटली ये एनालाइज करवाना है कि मोल बहुत बड़ा नंबर है, और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं,
ये बहुत ही छोटे हैं। इज दैट क्लियर? नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टोटल नंबर and total mass of neutrons in 7 milligram of C14. Read this up. Find total number and total mass of neutrons in 7 milligram of C14. So we want to know total number of neutrons and total mass of neutrons in 7 मिलीग्राम ऑफ C14। तो चलिए पहले हम C14 को एनालाइज करते हैं। C14 इज दिस, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर है। तो 6 इसमें से प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8। ओके, अब मुझे ये पता होना चाहिए कि एक C14 में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? डेफिनेटली 8। अब मुझे जब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो बड़ी चीज क्या है? इसमें निकालने हैं C14 में, तो बड़ी चीज एटम हुई ना। तो एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं। एंड अभी मुझे ये पूछा गया है, तो मेरी प्लानिंग क्या होगी? ये पता करने हैं कितने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? एटम्स। आई मस्ट नो एटम्स। मेरे पास एटम्स कितने हैं? अब एटम्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला है गिवन मास ओवर ग्राम एटॉमिक मास। यहां से मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे जो किसके इक्वल है? गिवन नंबर ओवर एवोगैड्रो नंबर। सो n इज गिवन मास ओवर ग्राम एटॉमिक मास अगर एटम है, मॉलिक्यूलर मास अगर मॉलिक्यूल है, इज इक्वल टू गिवन नंबर ओवर एवोगैड्रो नंबर। अब देखिए मास कितना गिवन है? 7 मिलीग्राम। रिमेंबर 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 gram and 1 gram is equal to 1000 मिलीग्राम। ओके, इसका मतलब ये भी हुआ 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 मीन्स 10 raised to power 3। 1 ग्राम में मिलीग्राम कितने हैं? 10 raised to power 3। Is that clear? This is 10 raised to power 6 मिलीग्राम। तो 1 किलोग्राम में 10 raised to power 6 मिलीग्राम होते हैं। सो वापस आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है? गिवन मास ओवर ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ओवर एवोगैड्रो नंबर। तो मुझे मास कितना दिया है? 7 मिलीग्राम। तो मैंने जैसे बतलाया मिलीग्राम के ग्राम कितने होंगे? 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है। 1 मिलीग्राम में ग्राम कितने होंगे? ये 1000 इधर आ गया, 1/1000 मीन्स 10 raised to power -3। ओके, तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 raised to power -3 ग्राम। तो C7 मिलीग्राम को मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट, यूनिट कन्वर्जन साइंस की बेसिक्स है। ओके, इसका हमें सब में ज्यादा ध्यान रखना है। डिवाइडेड बाय 14, क्यों मैंने ग्राम में लिया? बिकॉज दिस वाज इन ग्राम्स। इसी तरह पीछे वाले सब में वो मैंने ग्राम को किलोग्राम में इसलिए कन्वर्ट किया, मास किलोग्राम में था, या दोनों को ग्राम्स में लेते। इज इक्वल टू x बाय एवोगैड्रो नंबर। अब मेरे पास यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है, इस नंबर को मैंने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो x का वैल्यू आ गया वो ये आया। मैंने Na के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब मुझे 7 मिलीग्राम में एटम्स मिल गए।
जब 7 मिलीग्राम में एटम्स मिल गए हैं तो किसके एटम? C14 के। ओके, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक C14 में कितना है? 8 सी। अब आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता है, एक एटम में न्यूट्रॉन्स पता है। ओके, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता है, एक एटम में न्यूट्रॉन्स पता है। तो इतने टोटल एटम्स में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे आप फाइंड कर सकते हैं। उन नंबर ऑफ एटम्स को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपके पास टोटल न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। किसमें? 7 मिलीग्राम ऑफ C14 में। ओके, सो इसको ध्यान रखना है कि जब आपको C14 के में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो पहले आपको C14 में एटम्स पता होना चाहिए, क्योंकि एटम्स में न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, स्टेप वाइज आप आगे चलेंगे। सो मैंने C14 में नंबर ऑफ एटम्स निकाले और एटम में न्यूट्रॉन पता है, तो टोटल एटम्स जितना है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 7 मिलीग्राम ऑफ C14 में मेरे पास टोटल न्यूट्रॉन्स आ गए। सो दैट नंबर इज दिस। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14 इज 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। 5 into 10⁻⁴ into एवोगाड्रो नंबर ये वैल्यू है। सो दैट केम आउट टू बी दिस, मींस 2.40 into 10⁻21। तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा ये तभी पता हो सकता है जब मुझे एक न्यूट्रॉन का मास पता हो। राइट, एक न्यूट्रॉन का मास गिवन है, दैट इज 1.675 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, तो एक न्यूट्रॉन का मास पता है, 7 मिलीग्राम में और C14 में टोटल न्यूट्रॉन्स पता है। ओके, अब आप खुद सोच सकते हैं, 7 मिलीग्राम ऑफ C14 में टोटल न्यूट्रॉन्स पता है, एक न्यूट्रॉन का भार पता है, तो क्या मैं सारे न्यूट्रॉन्स का भार पता कर सकता हूं? उसको एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके पास एक न्यूट्रॉन का मास है, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, 240 into 10⁻19 या 2.40 into 10⁻21। तो ये मेरे पास 4.03 into 10⁻⁻6 किलोग्राम आया। और मैंने इधर आपको बतलाया है 1 किलोग्राम 10⁻6 मिलीग्राम है। तो जरा सोचिए, 1 किलोग्राम को अगर मैं ये 10⁻6 से डिवाइड कर देता हूं, ये आपके पास मिलीग्राम आ गया। तो 1 मिलीग्राम किसके इक्वल हो गया? 10⁻⁻6 किलोग्राम के। ओके, तो अब आपके पास 10⁻⁻6 किलोग्राम है। ओके, वो 10⁻⁶ किलोग्राम किसके इक्वल हुए? 1 मिलीग्राम के। तो 10⁻⁶, सी है, 10⁻⁶ किलोग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम। ओके, तो मेरे पास 4.03 मिलीग्राम न्यूट्रॉन आ गए। स्टूडेंट्स, ये सम हमारे लिए अवेकनिंग है। हम इससे बहुत अच्छी बातें सीख रहे हैं। अभी हमें ये पता चला न्यूट्रॉन का मास याद नहीं करना है भाई, इतना होता है, जो कि बहुत कम वैल्यू है। फिर यहां सवाल ये आता है, क्या डिफरेंट एटम्स में न्यूट्रॉन का भार डिफरेंट होगा, या प्रोटॉन का भार डिफरेंट होगा, या इलेक्ट्रॉन का भार डिफरेंट होगा? अब देखिए, बात रीजनिंग की शुरू हो गई ना, अपने आप सवाल बनता है, फिर उसका आंसर ढूंढा जाता है। चलिए मैं जवाब देता हूं, नहीं,
118 एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के अपने एटम्स हैं, हर एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। कोई किसी भी एलिमेंट का एटम ले लीजिए, उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनका मास नहीं डिफरेंट होता, सेम होता है। तो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है, चाहे वो सोडियम का न्यूट्रॉन है या पोटाशियम का या यूरेनियम का, मास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का उतना ही होता है। सो वेरी सरप्राइजिंग। हम मैटर, पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पदार्थ का मतलब मास। अब आप यहां से एनालाइज कीजिए कि 7 मिलीग्राम ऑफ C14 में 4.03 मिलीग्राम ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन्स है। तो 7 मिलीग्राम में 4.03 मिलीग्राम न्यूट्रॉन। अब सोचिए 7 मिलीग्राम क्या है, C14, 7 मिलीग्राम C14 के एटम्स हैं। तो हम क्या बताना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि एटम में, एटम किसका बना है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। वो न्यूक्लियस का जो मास है वो बेसिकली एटम का मास होता है, राइट। उसमें प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से, अराउंड 1830 टाइम कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से। तो किसी एटम का भार मींस डेफिनेटली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार प्लस इलेक्ट्रॉन का भार, जो बहुत कम होने के कारण यहां कंसिडर नहीं हो रहा। तो 7 मिलीग्राम ऑफ C14 में 4.03 मिलीग्राम आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं। तो यू कैन आइडेंटिफाई कि कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन टू दैट एटम। सो सी, यही मेरा मेन स्ट्रेस था। आप देखिए ये हमारी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। आई होप सो दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। अब मेरा ऐसा ही सम अगला है, फाइंड टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया। आई रिपीट, फाइंड टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया एट STP। मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है। अब मेरे पास 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया है, इसमें प्रोटॉन का भार पूछा है। मॉलिक्यूल किसका बना है, एटम्स का, और एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले क्या जरूरत होगी, बड़ी चीज को, उसकी सब पार्टिकल्स को ढूंढना है, तो पहले बड़ी को ढूंढिए। ओके, तो पहले मैं ये पता करूं अमोनिया के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। प्लानिंग ये होगी, जब अमोनिया के मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे तो एक अमोनिया में प्रोटॉन्स कितने हैं वो ढूंढ लेंगे। ओके, अब आप समझ गए मेरी बात। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, जितना गिवन मास है, उसमें जब नंबर पता है तो एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन कितने वो पता है, उस नंबर से वो प्रोटॉन का नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, वो एक मॉलिक्यूल के प्रोटॉन्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में प्रोटॉन्स मिल गए। इतने मॉलिक्यूल कहां से आए थे, 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया से। तो ये हमारी प्लानिंग है। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स पता किए, जो एवोगैड्रो नंबर ये Na है, और ये x, दैट जो नंबर कितना है वो पता करने के लिए x लिखा है डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। यहां से मैं x ढूंढ लिया, ये हमारे पास दिस नंबर इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये हमारे पास 12.044 इंटू 10⁻20 आ गया है। तो मेरे पास जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन अमोनिया कितना है, 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है, हाइड्रोजन का 1 है, तो 10 हो गया। इसका मतलब टोटल प्रोटॉन्स कितने हो गए हमारे पास, 34
इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ अमोनिया में 1.20 इंटू 10⁻21 आपके पास नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, एक में 10 प्रोटॉन है, इतने आपके पास टोटल प्रोटॉन्स बन गए। सी दिस वैल्यू। ओके, अब टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया कितना हो गया? ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन का भार इतना है, इसे आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ गया 2.01 इंटू 10⁻⁵ किलोग्राम। नाउ सी, किलोग्राम में है, 10⁻⁶ किलोग्राम 1 मिलीग्राम होता है। क्या करें, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई किया 20 हो गया, जो 10 ऊपर आ गया 10⁻⁶ किलोग्राम बन गया, दैट इज 10⁻⁶ किलोग्राम इज 1 मिलीग्राम। तो ये 20 मिलीग्राम आ गया। नाउ यू कैन रियलाइज कि 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया में 20 मिलीग्राम प्रोटॉन है, बढ़ गया भार। 34 में 20 मिलीग्राम प्रोटॉन है। रीजन आप सोच सकते हैं, सोचिएगा, प्लीज सोचिएगा। चलिए मैं बतला देता हूं। अमोनिया में NH3, H में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए प्रोटॉन का टोटल भार बढ़ गया। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सेकेंड सम में आपको, थर्ड सम में आपको प्रोटॉन के बारे में पूछा गया है, सेकेंड सम में आपको न्यूट्रॉन के बारे में पूछा गया है, फर्स्ट सम में आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया है। तो ये तीनों सम एनसीईआरटी के हैं। पर्पस क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना। ओके, अब अगर आप यहां पे न्यूट्रॉन का मास देखें, दिस इज 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। यहां आप प्रोटॉन का मास देखें 1.67, वो क्या था? 1.675, ये है 1.6726 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। मीन्स प्रोटॉन का भार न्यूट्रॉन के भार से थोड़ा कम है। इज दैट क्लियर? तो जब इसका भार कम है, तो यहां देखिए, यहां न्यूट्रॉन पूछा गया था, तो 7 मिलीग्राम ऑफ C14 में जो एटम है, 7 मिलीग्राम C14 एटम का भार दिया है, उसमें 4.03 मिलीग्राम न्यूट्रॉन का भार आ रहा था। उसका हिस्सेदारी ज्यादा था, पोर्शन ज्यादा था, बिकॉज न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है। इधर प्रोटॉन का पूछा गया, तो इधर 34 मिलीग्राम में 20 मिलीग्राम आपके पास, 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया में 20 मिलीग्राम प्रोटॉन आ रहा है। तो यहां अमोनिया में प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। रीजन ये था क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होने के कारण भार बढ़ गया है। होपफुली आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक छोटा सा पार्ट जो पहले सम में रह गया, उसमें पूछा था चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज, यहां मैंने चार्ज निकाल लिया है जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन में, 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? इतने थे। ओके, इज दैट क्लियर? ये 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स थे। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया? ये। ओके, चलिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। तो कैन यू फाइंड टोटल चार्ज? या इसको मल्टीप्लाई करके देखना, ये अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम कहलाता है। ये कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, ये मास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, ये नंबर फिक्स्ड है, इसको हम 1 फैराडे कहते हैं। दिस इज नोन एज 1 फैराडे।
ओके, सो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑब्जेक्टिव सम बन गया आपके लिए, इज 1 फैराडे। सो होपफुली आपको मेरी बातें बहुत आराम से समझ आ रही होंगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिगनिंग में मुश्किल होती है, पर इसका जो फ्रूट है, रिजल्ट है, वो बहुत मीठा होता है। सो कीप लिसनिंग, सुनते जाइए, जितना ज़्यादा हो सकता है इसको रिवाइज कीजिए। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के 15 लेक्चर्स देते हैं, मैंने इसका मैक्सिमम हिस्सा कवर कर दिया है।